नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम के जरिए देश और दुनिया के उन ज्वलंत मुद्दों पर तथ्यों के साथ विस्तार से हम प्रकाश डालते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर देश भर में 45 जगहों पर आयोजित हुई रोजगार मेले की है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। इनमें हरियाणा के भी कुछ युवा शामिल हैं। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में युवाओं के लिए नए अवसर का निर्माण हो रहा है। इसके बाद दूसरी खबर हमारी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से जुड़ी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप है। आतंकवाद और विकास जैसे मुद्दों पर अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार के दोहरे चरित्र पर हमला किया है। हमारी तीसरी खबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस से यह सवाल पूछा है, अगर कांग्रेस अंबेडकर की हितैषी है तो भारत रत्न देने में इतनी देरी क्यों की। हमारी चौथी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिरसा दौरा रहेगी। राजनाथ सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने उनके गांव तेजाखेड़ा पहुंचे थे। इसे लेकर हमारी पांचवी खबर रहने वाली है उत्तर प्रदेश को लेकर, जो पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ। इनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बरामद पुलिस की तरफ से किए गए। तो चलिए आपको ये तमाम खबरें विस्तार से बताएंगे अगले आधे घंटे के दौरान हमारे खास शो बिग न्यूज बिग शो में। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी देश भर में 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले की, जिसके जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया और रोजगार के मुद्दे पर पिछली सरकार पर जुबानी हमला किया। रिपोर्ट देखें। सोमवार को देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी ने दावा किया कि हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख पक्की नौकरियां दी हैं, साथ ही युवाओं के लिए नए अवसर का निर्माण किया है। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने पर भी जोर दिया और कहा कि अब भारत में हर नीति निर्णय में प्रतिभाशाली युवाओं का योगदान है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, वो एक नई तरह की सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर, सरकारी कामकाज की जो पुरानी छवि बनी हुई थी, पिछले 10 वर्षों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। आज सरकारी कर्मचारियों में ज्यादा दक्षता और उत्पादकता दिख रही है। ये सफलता सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लगन
और मेहनत से हासिल की है। आप भी यहां इस मुकाम तक इसलिए पहुंचे क्योंकि आप में सीखने की ललक है, आगे बढ़ने की उत्सुकता है। आप आगे के जीवन में भी इसी अप्रोच को बनाए रखें। आपको सीखते रहने में। रोजगार मेले के तहत कई बेटियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास हर क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है और इसके लिए अब तक कई कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। पोषण अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान और आयुष्मान भारत के माध्यम से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। हमारी सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। आज हमारा समाज, हमारा देश विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर में आयोजित रोजगार मेले के तहत गुरुग्राम के 450 और सोनीपत के 119 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। इस दौरान गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सोनीपत में कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। और एक चीज और मैं इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि 500 कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़ के करीब बच्चों को मतलब एज ट्रेनीज लिया जाएगा और उनको 5,000 मासिक तनख्वाह मिलेगी। देश के विभिन्न 45 स्थानों पर नव चयनित अभ्यर्थियों को 71,000 जिनकी संख्या है, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और इस तरह पिछले सालों से लगातार लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज भी इसी तरह का कार्यक्रम यहाँ सोनीपत के सीआरपीएफ के कैंप में 119 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। बता दें कि रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 14 रोजगार मेलों में करीब 9,22,000 युवाओं को नौकरी मिली है। इससे पहले आखिरी रोजगार मेला 29 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें 51,000 से अधिक युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात दिल्ली सरकार को लेकर बीजेपी के आरोप पत्र की करेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार, विकास और आतंकवाद जैसे कई मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के इस आरोप पर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया गया है, लेकिन अब दिल्ली को जेल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। के नेता जब यहाँ पर कहें
तो केजरीवाल के घर में कितने लाख लाख का क्या क्या लगा, जरा उसके ऊपर प्रकाश भी एक बार जरूर डालें। और यही नहीं, जहां तक स्मॉग टावर की बात है, प्रदूषण की बात, आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से जो लगा, वो 7 महीने से स्मॉग टावर बंद रहा। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया, लेकिन वो स्मॉग टावर नहीं चला। अपनी पब्लिसिटी स्टंट तो जरूर करते रहे। ये आम आदमी पार्टी का दोगलापन यहां से नजर आता है कि जब कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो कहते थे पंजाब की सरकार पराली जलाना नहीं रोकती तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। आज पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली वाली सरकार आज क्यों नहीं पूछती है भाई? कौन सी मजबूरी है? अगर केंद्र सरकार से मोदी जी ने 8500 करोड़ रुपया यमुना जी को साफ करने के लिए दिया, तो आप साफ क्यों नहीं कर पाए? आज हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ आपने खड़े किए, इनसे जो धुआं निकलता है, इसकी जो गंदगी फैलती है, इससे आम आदमी का जीवन अगर 17 वर्ष की कमी आने वाली तो ये आपके कारण हो रहा है। और यही नहीं, बदबूदार जहरीला पानी, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके ऊपर कहा, आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे। झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। केजरीवाल की पोल एक बार फिर खुल गई और हमारे जो भविष्य के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे छात्र छात्राएं थी, उनकी मृत्यु भी डूबकर हो गई। ये है केजरीवाल जी के 10 साल की कहानी। टैंकर माफिया के कारण 30-30 हजार रुपया महीने में पानी के ऊपर, साल में पानी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। साथियों, भ्रष्ट और बेईमानी के इतने रिकॉर्ड हैं। देश और दुनिया में इकलौती सरकार होगी जिसका जेल मंत्री भी जेल में और वहां से सरकार चला रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, शिक्षा मंत्री भी जेल में, आबकारी मंत्री भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में। ये जेल वाली सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सेना के शौर्य, आतंकवाद और खालिस्तान के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि खुद केजरीवाल और उनकी सरकार समय समय पर देश विरोधी ताकतों के साथ दिखी हैं। एक राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए और देश का नामो निशान मिटाने की बात की, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के वीर सैनिकों ने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और सरकार ने उनकी सर्जिकल स्ट्राइक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और सबूत मांगे। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने एक खालिस्तानी जो प्रतिबंधित संगठन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस, क्या इससे $1.6 मिलियन लिए हैं? और ये मैंने नहीं कहा, ये एसएफजी के प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने खुद स्वीकार किया है। और यही नहीं, इनके एक सांसद ने लंदन में जाकर एक ब्रिटिश सिख सांसद जो लगातार अलगाववादी समूहों को समर्थन देती रही, उनके साथ मुलाकात करने का काम किया। इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया, और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है, ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 10 साल पुराना वादा याद दिलाया और कहा कि केजरीवाल ने बड़े मकान, सुरक्षा और राजनीति में नहीं आने की कस्में खाई थी, लेकिन अब सारे वादे भूल गए हैं। केजरीवाल जी राजनीति में आने से पहले कहते थे मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। वैसे तो 2 बेटियों की कसम खाकर आए थे कि राजनीति में ही नहीं आऊंगा, कांग्रेस का हाथ नहीं थामूंगा।
मुझे लगता है राजनीति में आए नहीं होंगे, कांग्रेस का हाथ थामा नहीं होगा। बड़ा बंगला तो नहीं लिया वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़ा बंगला तो नहीं लिया ना। विजेंद्र जी की रिपोर्ट में बड़ा डिटेल में मैं चाहता हूं विजेंद्र जी उसके ऊपर बताएं। साथियों, एक दो नहीं 8-10 बंगलों को तोड़कर इकट्ठा करके बंगला बना, ऐसा शीश महल देश के किसी मुख्यमंत्री का 53 करोड़ में घर नहीं बना होगा, ये बना है। वो सब आप बताइए साहब यहां का। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना, गाड़ी छोटी नहीं, सबसे बड़ी गाड़ी मुख्यमंत्री वाली वो लेकर आए। एक राज्य नहीं, 2 राज्यों की सिक्योरिटी वो लेकर चलते हैं। ये झूठ और केवल झूठ पर इनकी राजनीति चलती रही। अनुराग ठाकुर के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी दिल्ली वालों को बताए कि उन्होंने 5 सालों में क्या काम किए हैं। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? जाहिर है चुनावी मौसम करीब है, ऐसे में वार पलटवार और तेज होंगे। लेकिन देखना होगा कि इस बार दिल्ली की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करेंगे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी पार्टी है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है। भीमराव अंबेडकर को सबसे अधिक सम्मान किसने दिया? इस बात पर संसद सत्र में शुरू हुआ सियासी तकरार अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर नफा नुकसान देख रहे हैं, लिहाजा वार पलटवार करने में देरी नहीं लग रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी इज्जत करती है सरदार पटेल की, डॉक्टर हमारे मौलाना आजाद की, क्योंकि दोनों नेहरू के विरोधी थे इसलिए, और यही था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो नेहरू जी के विरोधी थे। यह है आपका परिवार का इतिहास राहुल गांधी। और कृपया कर करके जो आपके महामंत्री कह रहे हैं इट इज अ बैज ऑफ ऑनर, यू आर वियरिंग ए बैज ऑफ डिसऑनर, of insulting, humiliating the legacy of Dr. Ambedkar. राहुल गांधी जी, आप सम्मान का बैच लेके नहीं चल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में, आप अपमान का बैच लेकर चल रहे हैं। और कृपया करके नाटक बंद करिए। कांग्रेस पार्टी उनके कुछ टूलकिट गैंग आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बार बार उनका नाम लेकर वाई लूटना चाहते हैं। मैं कुछ आपको अतीत मिलूंगा। जब मैं राज्यसभा में था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी हाउस में, राज्यसभा में, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, ये चुनाव से पहले की बात है, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले की, जो दलित समाज और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया था, देश आजाद हो चुका है, अब इसकी आवश्यकता ने क्यों न समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको एडिट करके ये चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं।
वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर पर अपने बयान के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसमें जो उनका योगदान था वो अति सम्मान योग्य और उसे पूरी दुनिया ने सराहा। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी तरह से भी उनकी याद को, उनकी जो लेगेसी है उसको ठेस पहुंचाता है, वो भारत के संविधान को ठेस पहुंचाने के बराबर। और इसीलिए संसद के अंदर और संसद के बाहर निरंतर और लगातार कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि वो शब्द वापस लिए जाएं, उनके लिए माफी मांगी जाए और जाने अनजाने में धारा प्रवाह बोलते बोलते अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। आपको बता दें कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसके एक चंक को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और इससे अम्बेडकर के अपमान से जोड़ दिया है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और देश को ये बताने में जुटी हुई है कि कांग्रेस ने कैसे भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने जेजेपी के वरिष्ठ नेता ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी और इस दुख की घड़ी में खुद को परिवार के साथ बताया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने ओपी चौटाला के योगदान का भी जिक्र किया। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने ओपी चौटाला की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और ओपी चौटाला को याद किया। 5 बार वह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा तो की ही और विशेष रूप से किसानों की उन्होंने जो सेवा की है उसे इसी जगत से जुड़े हुए लोग कभी भूल नहीं सकते। वो बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग से एक पहचान बनाई है और उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि बराबर सर छोटू राम जी, चौधरी शरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, जिस पथ के वो पथिक रहे उसी पथ पर हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश जी चौटाला वो चले और उनकी बेबाकी, निर्भीकता और संवेदनशीलता से मैं बेहद प्रभावित था। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अपने संबंध का भी जिक्र किया और कहा कि ओपी चौटाला गैर कांग्रेसवादी थे और उन्होंने अंत समय तक अपनी गैर कांग्रेसवादी छवि को बरकरार रखा। मेरे तो उनके साथ बहुत ही गहरे रिश्ते थे, बहुत ही गहरे रिश्ते थे। अब हर व्यक्ति जो भी इस धरती पर आया है जाना ही जाना है कभी न कभी, लेकिन उनके न रहने की भेंट हम लोगों की कम हो अधिक हो प्रश्न अलग, लेकिन न रहने से थोड़ी कमी व्यक्तिगत रूप से मुझे भी खलेगी। हाँ, एनडीए के पार्टनर रहे बराबर और भाई गैर कांग्रेसवाद के अलंबरदार थे, मैं कह सकता हूँ। बराबर सारी जिंदगी उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का झंडा अपने हाथों में थामा। बता दें कि 20 दिसंबर को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया था। चौटाला ने गुरुग्राम के आवास पर 89 साल की आयु में अंतिम सांस ली। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पीलीभीत पुलिस ने मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। इन आतंकियों के पास से आधुनिक हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सोमवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश ढेर हो गए, जिनकी पहचान गुरविंदर सिंह, बीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदमाश खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स आतंकी संगठन से जुड़े थे, जिनके पास से पुलिस ने 2 AK-47 और 2 पिस्टल सहित कई हथियार बरामद किए हैं। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी, उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रवृत्ति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना गई, पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और मैं, हम तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधोटांडा से कहा गया, पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहां तक पहुंची तो ये दाहिनी तरफ माधोटांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियां आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। उसमें जवाबी कार्रवाई में इन तीनों को गोलियां लगी। इन्हें तत्काल CSC पूरनपुर भेजा गया था। वहां पर इनका जो भी प्राथमिक उपचार संभव था उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहाँ पर तीनों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। तीनों की मृत्यु हो गई है। कांस्टेबल सुमित और कांस्टेबल शाहनवाज पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि इन तीनों बदमाशों पर पंजाब के गुरदासपुर में बख्शीवाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम फेंकने का भी आरोप है, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ली थी, जिसके बाद से ये तीनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसकी तलाश में पंजाब पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही थी। दिनांक 18/12/2024 को पंजाब में जिला है गुरदासपुर, वहां का थाना कलानौर है और चौकी बख्शीवाल है। वहां पे ग्रेनेड से हमला हुआ था और इसमें KZF के 3 दुर्दांत अपराधी जो हैं ये उसमें इन्वॉल्व थे। क्रेडिबल इनपुट था जिसपे एक्ट किया जा रहा था, जिसके लिए सतर्कता बढ़ाई गई थी और उसी के क्रम में आज पंजाब पुलिस की टीम जो है वो जब यहाँ पे आए और उसके ऊपर जब एक्शन हुआ है तब आज ये अल्टीमेटली मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 लोग हैं। ये इनके इलाज के लिए भेजा गया, उपचार के लिए भेजा गया, उसमें इनकी अंत में जाके यहाँ पे डेथ हुई है। ADG रमित शर्मा ने बताया कि अभी तक इस मामले में विवेचना जारी है और इसे लेकर पंजाब पुलिस से हर संभव मदद दी जाएगी, जिससे इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके। इतना मैं आपको बता सकता हूं विद सर्टेनिटी कि हर बिंदु पे गहनता के साथ समीक्षा होगी, गहनता के साथ विवेचना की जाएगी हर बिंदु पे। और जैसे पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस का बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन आज देखा है, पंजाब पुलिस से जहां जहां जरूरत होगी समन्वय करके, कोऑर्डिनेशन करके उनसे भी इसके संबंध में और मदद ली जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है, जारी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकियों पर हमला हो रहे थे। ये हमले उन पुलिस चौकियों पर हो रहे थे जहां पुलिसकर्मी कम थे। ऐसे में पंजाब पुलिस इन तीनों आतंकियों को शिद्दत से तलाश रही थी। तभी खुफिया इनपुट मिला कि ये तीनों पीलीभीत में छिपे हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पीलीभीत पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो के जरिए वो तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी, जो सीधी जुड़ी है आपसे। अभी के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।